सो हेलो बियर्सियंस, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विद आनंद जायसवाल। और ये हैशटैग आगाज क्लास 10th के लिए हम लोग बात करने वाले हैं। अम्ल, क्षार एवं लवण में हम लोग बात कर रहे थे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देख रहे थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। अगर हमने क्वेश्चंस नहीं किया तो बोर्ड में मेरे से क्वेश्चन एक भी नहीं बनेगा और आपसे भी नहीं बनेगा। तो आपके लिए क्या जरूरी है कि सबसे पहले क्वेश्चंस करना। याद रखिए बेटा, ध्यान रखिएगा कि मैं जब भी पढ़ता था, मतलब कि जब भी मैं प्रिपरेशन अपने जीवन में किया हूं, तो मैं पूरी क्लास अटेंड, कभी किसी क्लास को मुझसे मिस जरूर हो जाती थी लेकिन जब डिस्कशन की क्लास होती थी या कोई क्वेश्चंस कराने वाली क्लास होती थी तो मैं उसे मिस नहीं करता था। इसका कारण क्या है कि अगर आप क्वेश्चंस के क्लास को मिस कर देंगे तो आपका जो क्वेश्चंस, जो भी आपके जो थॉट प्रोसेस क्रिएट करने वाले होते हैं वो नहीं हो पाएंगे। तो आपको सबसे पहली बात कि आपका जो क्लास क्वेश्चंस का क्लास चल रहा है, जिसमें कि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस क्रिएट होंगे, तो ये क्लास आपको देखनी बहुत ही जरूरी होती है, जिससे कि आपका जो रिजल्ट है वो इनहांस होता है, नंबर अच्छे आते हैं। अगर आप क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करोगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं लगाओगे, तो यकीन मानो कि आप एग्जाम में कुछ नहीं कर पाओगे। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो अगर आपको एग्जाम में फोड़ना है तो एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। और ये श्योर बात है कि एनसीईआरटी के बिना कुछ नहीं होगा, एनसीईआरटी आपको करनी पड़ेगी। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में अगर मैं बात करूं कि अम्ल, क्षार एवं लवण में, तो मैं 9-10 क्वेश्चंस देख लिया था। 11वें क्वेश्चंस में हम लोग आ गए थे, मतलब कि 11th नंबर पे क्वेश्चंस पे आ गए थे। उस क्वेश्चन में पूछा गया है बाबू कि ताजे दूध के पीएच का मान, मतलब अगर मैं बात करूं कि ताजा दूध, लिख रहा हूं कि ताजा दूध का पीएच मान कितना, पीएच बराबर होता है ताजा दूध का पीएच मान 6 है। और इसी में कह रहा है कि दही बन जाने पर इसके पीएच के मान में क्यों परिवर्तन हो जाता है, उत्तर समझाइए। उत्तर बहुत कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान रखना। मैंने कहा था कि जब आप क्वेश्चंस करोगे तो थॉट आपका क्रिएट होता है, और थॉट जब ने क्रिएट कर लिया आपने, तो ध्यान रखिएगा सेल्फ डाउट और सेल्फ प्रॉब्लम जो आपका जो है बन रहा है वो सब क्लीन हो जाएगा, आप बेहतर वे में क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो सबसे पहले आपको कुछ बातें यहां ध्यान रखनी है कि बातें ये हैं कि अगर आपसे कह दिया जाए कि ताजा दूध जिसका पीएच 6 है और अगर ये दही बन जाता है तो इसके पीएच के मान में परिवर्तन क्यों हो जाता है, तो अगर मैं बात करूं कि दही लैक्टोबैसिलस लैक्टी एक एसिड है और एसिड बनने के बाद पीएच का मान में गिरावट आता है, इसीलिए इसका पीएच चेंज हो जाता है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दही में जो लैक्टोबैसिलस लैक्टी बैक्टीरिया है वो दही को एसिडिक बना देती हैं और एसिड का पीएच मान 6 से, या बोले कि जैसे ही वो पीएच में, जैसे ही एसिडिक में कन्वर्ट होंगे उनके पीएच में गिरावट आ जाएगी। अगर मैं यही बात करूं तो दूसरा क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है, थोड़ा बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा क्या होता है, क्षारीय NaHCO3। अगर मैं बात करूं कि बेकिंग सोडा मिलाता है तो ताजा दूध के पीएच का मान 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बन जाता है। भाई सिंपल सी बात है, अभी तो बोले कि क्षार है, तो क्षार जब मिलाओगे तो क्षारीय हो जाएगा नेचर। फिर कह रहा है इसे दूध को दही बनाने में अधिक समय क्यों लगेगा। ध्यान रखिएगा, ये इस पीएच पर दही बनने में थोड़ा कम समय लगेगा, लेकिन अगर यही पीएच अगर बढ़ जाए, मतलब कि कितना हो जाए, 10, 11, 12, 13, 14 हो जाए, तो वहां से गिरावट होने में ज्यादा समय लगता है। इसीलिए जब दूध में बेकिंग सोडा मिला देते हैं, या दूध को अगर आपको लंबे समय तक प्रिजर्व करना है तो बेकिंग सोडा मिला के रख देंगे तो खराब नहीं होता है, उसका एनवायरमेंट क्या होता है, क्षारीय हो जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो कि मैं आप पढ़ाया हूं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, सॉरी आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। सुनिएगा, आर्द्र रोधी बर्तन क्या होते हैं। आर्द्र रोधी बर्तन वो जिसमें नमी और उसमें क्रिया ना हो पाए। मतलब कि अगर बात करें कि मान लो कि मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस आपके घर में, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस लग रहा होगा, पीओपी लग रहा होगा, तो उसको थोड़े देर उसको मिक्स करने के बाद, मिक्स करने के कुछ ही सेकंड बाद या कुछ ही मिनट बाद, सेकंड नहीं कह सकते, कि 2-4-5 मिनट बाद वो बहुत टफ हो जाता है, हार्ड हो जाता है। इसीलिए इसको आर्द्र रोधी बर्तन में रखते हैं ताकि ये मिक्स होकर हार्ड ना हो। ध्यान रखिएगा इस बात पे। अब 14वें नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण देकर समझाइएगा। ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया मैंने कराया है, आपको ध्यान से इसका आंसर देना है।
अगर आपका मन हो तो कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर भर देना, क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जो कि बोर्ड में 110% पूछी जानी है। क्या मेरी बात समझ में आनी है? ठीक है। अब मैं यहां बोल दूं कि धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो दो प्रमुख उपयोग बताइए। बेटा ये कराया हुआ है मैंने, ऐसे ना करो, ठीक है, इसको खुद ही करना होगा आपको। धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का दो प्रमुख उपयोग लिख दीजिएगा और धोने का सोडा भी, इसका भी दो प्रमुख उपयोग लिख दीजिएगा। मैंने उपयोग 3-3 4-4 लिखवाए हैं, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको करना है। इस प्रकार अगर मैं बोलूं कि तो एनसीईआरटी के 15 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए। तो अगर आपने पूरा लेक्चर, इस क्वेश्चन सीरीज का लेक्चर आपने देखा है, तो आपको फोकस होकर एक एक क्वेश्चंस का आंसर अपने कॉपी पर लिखनी है। कैसे? एनसीईआरटी का क्वेश्चंस आपको उठाना है और लिखना है फलाने एक का इतना आंसर, दूसरे का ये आंसर, तीसरे का ये आंसर। इससे क्या होगा कि पहली बात कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो जाएगी, आप लिखोगे तो आपका जो लिखने का तरीका है आपका बेहतर हो जाएगा, सोचने का तरीका बेहतर होगा। आपको कॉपी, मतलब कि कॉपी मत टच कीजिएगा, मतलब कि आपका जो नोट्स है उसको मत टच कीजिएगा, ऐसे ही लिखिएगा, जिससे कि क्या होगा कि आपका जो भी आपका रिवीजन जो आपने किया है, जो भी आपके माइंड में है, वो आपका ये बताएगा कि आपने कितना प्रिपेयर कर लिया है। अगर कुछ कमियां लग रही हैं तो फिर से रिवाइज करना अति आवश्यक है। सो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, तो इतनी पढ़ाई करिए। सो थैंक यू व्यूअर्स।